Hello everyone, welcome back to Law in Layers, where we were studying environment law and we are moving forward to our second video which gonna deal with our international conferences and development of environment law. आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को जो आपके दो पार्ट में आएंगी. पार्ट 1 वीडियो के अंदर वी गोना डील 5 to 6 कॉन्फ्रेंसेस और बाकी की कॉन्फ्रेंसेस हम पार्ट 2 में डील करेंगे. अप्रॉक्सीमेटली 10 कॉन्फ्रेंसेस आर देयर. इसके अलावा आने वाली वीडियो में हम प्रोटोकॉल्स को डील करने वाले हैं. ये दोनों ही चीज़ें डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से. उसके बाद हम इंडियन पर्सपेक्टिव से अपने इंडियन लेजिस्लेशंस को पढ़ेंगे जो एनवायरनमेंट के लिए बने हुए हैं. विद दिस थिंग वी आर स्टार्टिंग विद आवर सेकेंड वीडियो. पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो एनवायरनमेंट के बारे में बात करती है उसका नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट. इसको हम स्टॉकहोम के नाम से भी जानते हैं. आपको बहुत सारी जगह पे ये स्टॉकहोम पढ़ने को मिलेगी क्योंकि ये स्टॉकहोम में हुई थी. स्टॉकहोम कहाँ पे है? स्टॉकहोम है स्वीडन में. कब से कब तक हुई थी? 5 to 16 जून 1972 में हुई थी. इस कॉन्फ्रेंस को हम मैग्ना कार्टा ऑफ एनवायरनमेंट भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम सबको पता है मैग्ना कार्टा का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. तो आपके एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या लेजिस्लेशंस बने हैं उन सब में ये कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ये कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रही है इसलिए हम इसे मैग्ना कार्टा ऑफ एनवायरनमेंट बोलते हैं. ये प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको 4 कॉन्फ्रेंसेस के नाम दिए हुए थे और आपसे पूछा था कि मैग्ना कार्टा ऑफ एनवायरनमेंट कौन सी कॉन्फ्रेंस है. तो आपको प्लीज़ याद रखनी है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस या फिर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972 मैग्ना कार्टा ऑफ द एनवायरनमेंट है. इस कॉन्फ्रेंस के अंदर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को इस्टेब्लिश किया गया था. यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो उसका हेडक्वार्टर है वो आपका केन्या में है. केन्या में नैरोबी में आपका इसका हेडक्वार्टर है. इसके अंदर एनवायरनमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग या रिलेटेड, उसको ग्लोबली कोऑर्डिनेट किया जाएगा. ये चीज़ इस एनवायरनमेंट प्रोग्राम में बोली गई थी. प्लस इसमें कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स या कुछ सजेशंस दिए गए थे कि आप अपने कैसे एनवायरनमेंट को अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे आप एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं, कैसे आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे. आपके ये सारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस या सजेशंस आप बोल सकते हैं, वो सारी चीज़ें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में दी गई थी. ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसका एक थीम था. इसका थीम था ओनली वन अर्थ. इस थीम के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी. हर कॉन्फ्रेंस की कोई ना कोई थीम होती है तो इस कॉन्फ्रेंस की थीम थी ओनली वन अर्थ. इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको 26 प्रिंसिपल्स दिए गए थे. सारे प्रिंसिपल्स आपको याद नहीं करने हैं, आपको 2 प्रिंसिपल मेजरली याद करने हैं, वो मैं आपको आने वाली स्लाइड में बता दूंगी. तो आपको सिर्फ 2 प्रिंसिपल याद करने हैं. 26 प्रिंसिपल्स इसमें से दिए गए थे. पहला प्रिंसिपल जो था, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, वो बात करता है आपका राइट किस चीज़ का? राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी. और आपका राइट दिया गया था एडिक्वेट कंडीशन का. एडिक्वेट कंडीशन किस लिए? एडिक्वेट कंडीशन ऑफ लाइफ इन एन एनवायरनमेंट ऑफ क्वालिटी. प्लीज़ नोट इट डाउन, मैं बोल रही हूँ, आप लिख लीजिएगा. आपको राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, एडिक्वेट कंडीशन ऑफ लाइफ इन एन एनवायरनमेंट ऑफ क्वालिटी में देने के लिए इस प्रिंसिपल में बोला गया था. इसके अलावा प्रिंसिपल नंबर 21 जो था वो बोलता था कि स्टेट के पास सोवरेन है. हम हमेशा पढ़ते हैं कि स्टेट की अपनी सोवरेनिटी होती है, तो ये तो बोलता है कि स्टेट के पास अपनी सोवरेन है. किस चीज़ के लिए? कि वो अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर ले. राइट इट डाउन. स्टेट हैव द सोवरेन राइट टू एक्सप्लॉइट देयर ओन रिसोर्सेज बट नॉट टू हार्म अदर स्टेट एनवायरनमेंट. आपको जो करना है आपके रिसोर्सेज के साथ आप कर लीजिए, लेकिन आप किसी और स्टेट के एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर सकते हैं. अगर आपने वो किया तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा. एक्शन किस तरीके से? रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू. क्लियर है?
नेक्स्ट, इसी कोट में बहुत ही फेमस कोट निकला था, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बहुत ही फेमस कोट निकला था जिसमें लिखा था वी हैव ओनली वन अर्थ, हम लोगों के पास सिर्फ एक ही अर्थ है, हमारे पास 2-3 अर्थ नहीं है, तो वी हैव ओनली वन अर्थ, लेट्स टेक केयर ऑफ इट। ये पहला ऐसा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था जो एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला था कि लेट्स टेक केयर ऑफ इट, हमारे पास एक ही अर्थ है, हमें उसका ध्यान रखना है। इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर एक्शन प्लान आया था। एक्शन प्लान क्या होता है? एक्शन प्लान होता है कि हाउ यू हैव टू एक्ट, आप कैसे करेंगे, कैसे आपको स्टेप्स लेने हैं, वो सारे प्लान आपका इसके अंदर एक लेट डाउन किया गया था। 3 मेन कैटेगरीज पे था ये, इसके अंदर 3 मेन कैटेगरीज थी। पहली, प्लीज नोट इट डाउन करना, ग्लोबल एनवायरनमेंट असेसमेंट प्रोग्राम, ग्लोबल एनवायरनमेंट असेसमेंट प्रोग्राम, इसके ऊपर। सेकेंड था एनवायरनमेंट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ पे। एंड तीसरा था इंटरनेशनल मेजर्स टू सपोर्ट असेसमेंट एंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ कैरिड आउट एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। जितनी भी आपकी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर असेसमेंट या मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हो रही थी आपकी एनवायरनमेंट के ऊपर, उसको सपोर्ट करना, ठीक है, ये काम के लिए आपका एक्शन प्लान आया था। 1972 तक, वेरी इंपॉर्टेंट, 1972 तक किसी भी कंट्री में नो कंट्री हैड देयर ओन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, उनका अपना कोई भी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री नहीं था। ओनली आफ्टर 1972, दैट मीन्स ओनली आफ्टर दिस कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री अपने अपनी कंट्रीज़ में कंट्री के लोगों ने इस्टेब्लिश किया। इंडिया ने 1985 में, इंडिया में 1985 के अंदर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री लाई गई है जिसको नाम दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। पहली वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अब चलते हैं नेक्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे, जो रहेगी आपकी वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1987। ये वाली कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। इसमें से आपको कुछ ऐसे टर्म्स देखने को मिलेंगे जो आपने कहीं ना कहीं इससे पहले वाली जो कॉन्फ्रेंस आपने वीडियो देखी थी, जो आपकी पहली वीडियो रही थी, आपने उसके अंदर ये वाले टर्म्स देखे होंगे। अगर आपको दिख भी रहा होगा तो आपने कहीं ना कहीं ब्रंडलैंड रिपोर्ट पक्का पहले वाली वीडियो में सुना होगा या देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वाली वीडियो को जाके देखिए, जो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, आप उसे देखिए। कहता है सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो रही थी वो रही थी वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1987 में, ठीक है। पहली वाली 1972 में, सेकेंड वाली 1987 में। ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस थी ये ब्रंडलैंड रिपोर्ट पे बेस्ड थी, ठीक है। इसको हम ब्रंडलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। हम कभी भी बात करें ब्रंडलैंड रिपोर्ट की तो आपके दिमाग में सीधा ये कॉन्फ्रेंस का नाम आना चाहिए। ब्रंडलैंड रिपोर्ट को एंटाइटल दिया गया था आर कॉमन फ्यूचर, वेरी इंपॉर्टेंट, आर कॉमन फ्यूचर। इनके जो चेयरपर्सन थे, अब क्यों इस रिपोर्ट का नाम पड़ा था ब्रंडलैंड रिपोर्ट, क्योंकि जो इसके चेयरपर्सन थे वो थे ग्रो हार्लेम ब्रंडलैंड, ये इनके चेयरपर्सन का नाम था, जो कि उस देन पीएम रह चुके थे नॉर्वे के, वो इसको लीड कर रहे थे इस कमेटी को, तो उन्होंने इस रिपोर्ट का नाम अपने नाम पे दिया था ब्रंडलैंड रिपोर्ट। ये ब्रंडलैंड रिपोर्ट बेसिकली 4 ईयर्स स्टडी थी कि आपने जो यूएनईपी लॉन्च किया था, क्या उस यूएनईपी के बाद कुछ फ़ायदा हुआ, अगर फ़ायदा हुआ तो किस किस स्कोप में हुआ है, और नहीं हुआ तो कहाँ नहीं हुआ, रीज़न क्या है नहीं होने की, ये सारी बातें इसके अंदर की गई थी। इसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी, इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। जो हम सस्टेनेबल आज के टाइम पे बहुत बोलते हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है।
इसी के अलावा यहाँ पे मेजरली 4 चीज़ों की बात हो रही थी। पहली बात हो रही थी पॉवर्टी इरेडिकेशन की। बोला गया था कि अगर आप पॉवर्टी हटा देंगे तो आप अपने एनवायरनमेंट को बचा लें। सेकंड वाज द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कलेक्टिव एक्शन था सारी स्टेट्स का कि वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे आपको अपने गोल अचीव करने में। थर्ड था इंटर कनेक्टेडनेस। इकोनॉमिक पॉलिसीज़, एनवायरनमेंट सिस्टम, सोसाइटल स्ट्रक्चर, ये आपस में सब कुछ इंटरकनेक्टेड रहेगा। एंड फोर्थ था डिफाइन किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया था और बस यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और हमें काम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए करना है। उसके रिगार्डिंग कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो थी हमारी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992। इस कॉन्फ्रेंस को हम बहुत अच्छे से टाइम देने वाले हैं। रीज़न बिहाइंड कि ये कॉन्फ्रेंस इतनी इम्पॉर्टेंट है, आपको हर टॉपिक में आपके मेजरली जितने भी आज के टाइम पे आपकी कंट्री में जो एक्ट चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इज़ देयर, आपके यहाँ पे UNFCCC इज़ देयर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ देयर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो यहीं से निकल के आई हैं, इसलिए आपके एनवायरनमेंट के चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। कहते हैं इसको रियो दी जेनेरियो। अगर ये रियो दी जेनेरियो में हुआ था तो इसका नाम भी डाल दिया रियो कॉन्फ्रेंस, पॉपुलरली नोन एज रियो कॉन्फ्रेंस। पर ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही ये रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से फेमस है, नहीं। पहले इसका नाम रखा गया था अर्थ समिट, लेकिन जैसे ही इसके अंदर जितनी भी गाइडलाइंस और जितने भी सजेशंस आए हुए थे, रिकमेंडेशंस आई थी, जैसे ही वो फेमस होने स्टार्ट हुई तो इसका नाम बदल के रख दिया गया रियो कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये हेल्ड हुई थी रियो दी जेनेरियो में। रियो दी जेनेरियो कहाँ पे है? ब्राज़ील में, ठीक है। इसके अलावा इसका काम क्या था? देखो, ये पूरी कॉन्फ्रेंस जो थी ये मेजरली रेनफोर्स कर रही थी उन आइडियाज़ को। किन आइडियाज़ को? जो कि ब्रंडलैंड रिपोर्ट में थे। जो ब्रंडलैंड रिपोर्ट इससे पहले वाली कॉन्फ्रेंस में पढ़ा है, उस रिपोर्ट में जो जो बातें लिखी हुई थी उन सारी बातों को ये आगे रेनफोर्स कर रही थी। इसके अंदर मेजरली आपके आउटकम जो थे वो 3 वॉल्यूम्स में आपके आए थे। वॉल्यूम 1 में रेजोल्यूशन जो कि कॉन्फ्रेंस ने अडॉप्ट किया, वॉल्यूम 2 में प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस, एंड वॉल्यूम 3 में इसकी स्टेटमेंट मेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी कि इसकी बातों को लिखने के लिए आपको 3 वॉल्यूम्स लॉन्च करनी पड़ गई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक कमीशन को इस्टेब्लिश करने की बात की गई। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली कॉन्फ्रेंस में कि वहाँ पे सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई थी। वहाँ सिर्फ एक्सप्लेन किया गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट है वो 1992 की कॉन्फ्रेंस, जिसे हम रियो कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, उसमें बोला गया था। 3 मेजर एग्रीमेंट इसके अंदर अडॉप्ट किए गए थे, ठीक है। रियो डिक्लेरेशन, एजेंडा 21 एंड फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ठीक है। रियो डिक्लेरेशन के बारे में पहले थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। कहता है रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इज अ सीरीज ऑफ प्रिंसिपल डिफाइनिंग द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। रियो डिक्लेरेशन के अंदर फर्दर ले डाउन किए गए थे 27 प्रिंसिपल्स। ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ। 27 प्रिंसिपल्स किए गए थे। रियो डिक्लेरेशन नॉन बाइंडिंग था, ठीक है। बेसिकली ये आपके एथिक्स थे, एनवायरनमेंट को लेके आपके कुछ एथिक्स थे जो कि नॉन बाइंडिंग नेचर के थे, ठीक है। इसके अंदर जो मेजरली आपके ये 27 प्रिंसिपल्स हैं, आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसमें आपके 4 मेन प्रिंसिपल्स थे। प्रिंसिपल नंबर 1 जो बोलता था कि ह्यूमन बीइंग है वो सेंटर ऑफ द कंसर्न रहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में।
आप जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मूव कर रहे हो, आप स्टेप्स ले रहे हो, तो पर आपको ध्यान रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है ना, वो मेजरली ह्यूमन बीइंग के लिए रहेगा। तो ह्यूमन बीइंग आपका सेंटर रहने वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। 7th नंबर का जो प्रिंसिपल था वो बोलता था कि कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल बी देयर। आपका प्रिंसिपल नंबर 10 बोलता था पब्लिक पार्टिसिपेशन रहेगी एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग में। ऐसा नहीं है कि ऊपर बैठे वाले लोगों ने अपने आप ही ले दिया और सारी कंट्रीज के ऊपर लगा दिया, नहीं, पब्लिक पार्टिसिपेशन विल बी देयर। जब भी एनवायरमेंट के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन मेकिंग होगा तो पब्लिक पार्टिसिपेशन विल बी देयर। एंड 15th के अंदर, अभी आपको अगर याद हो तो हम इससे पहले वाला लेक्चर जो आप पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ पढ़ के आइएगा। उसके अंदर हम लोगों ने 3 प्रिंसिपल पढ़े थे, जिसमें हमने पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल पढ़ा था। उसी में हमने पढ़ा था कि रियो कॉन्फ्रेंस के जो 15th नंबर का प्रिंसिपल है उसके अंदर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 15th नंबर के प्रिंसिपल में प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एक्सप्लेन है आपके रियो कॉन्फ्रेंस में। सेकंड आता है एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या था? एजेंडा 21 एक प्लान था, ठीक है, जिसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना था डिफरेंट स्टेट्स में। आपको पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना था। तो उसके जो प्लान है उसका नाम था एजेंडा 21। एजेंडा 21 को 21 क्यों बोलते हैं? एजेंडा 21 को 21 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 21st सेंचुरी, ठीक है, एजेंडा फॉर योर 21st सेंचुरी, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसमें क्या था, इसमें भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये भी कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान था जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने की बात की गई थी। ये भी नॉन बाइंडिंग था, ठीक है। आप अपने आप आएंगे, अगर आपको चाहिए तो आप एक्शन प्लान का पार्ट बनिए, अगर आपको नहीं बनना तो मत बनिए, आपके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं किया जाएगा। इसके अंदर जो मेजरली चीज़ें डील की जा रही थी वो की जा रही थी आपकी डेजर्टिफिकेशन के बारे में, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, क्लीन एनर्जी आपको प्रोवाइड करने के लिए सस्टेनेबल में, वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और लास्ट रोल ऑफ वुमेन, एनजीओ, यूथ, इन सब के बारे में एजेंडा 21 के अंदर बात की गई थी। थर्ड आता है आपका फॉरेस्ट प्रिंसिपल। फॉरेस्ट प्रिंसिपल के बारे में क्या बोलता है? बोलता है फॉरेस्ट प्रिंसिपल में कि ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स थे जो अंडरपिन करते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट के सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात की जाती है यहाँ पे। अगेन नॉट लीगली बाइंडिंग, ये भी कोई लीगली बाइंडिंग नहीं था, ठीक है। इसको हम एक और नाम से बहुत जानते हैं, इसका जो दूसरा नाम था वो नाम था कंसेंसस। प्रिंसिपल फॉर ए ग्लोबल कंसेंसस ऑन द मैनेजमेंट, स्पेस की थोड़ी कमी हो गई है मेरे को, आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा, मैं आपको बोल रही हूँ। प्रिंसिपल फॉर अ ग्लोबल कंसेंसस ऑन द मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट प्रिंसिपल को इस नाम से भी जाना गया है। इसके अलावा रियो कॉन्फ्रेंस के अंदर 2 मल्टीलेटरल ट्रीटीज साइन की गई थी। आई थिंक यू गाइज आर अवेयर अबाउट दी ट्रीटीज। मल्टीलेटरल ट्रीटीज क्या होती हैं? 2 तरीके की ट्रीटीज होती है, बायलेटरल, मल्टीलेटरल, ठीक है। तो मल्टीलेटरल ट्रीटीज को साइन किया गया था। पहली ट्रीटी का नाम था UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और दूसरी ट्रीटी का नाम था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। अब UNFC के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, बेसिकली ये क्या कह रहा था? ये कह रहा था ग्रीन हाउस गैसेस,
जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज है उनके एमिशन को रोक दो, उनके एमिशन को थोड़ा कम कर दो। हमारा भैया पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, हम लोग नहीं इतना कर पाएंगे, हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, एयर पॉल्यूशन बढ़ता है। तो जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको रोकने के लिए आपका ये बात की गई थी। इसके अलावा अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो जाना चाहिए दिमाग में कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी गैसेज होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 5 गैसेज होती हैं। 5 गैसेस होती हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जिसमें सबसे पहले आपकी आती है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड आती है मीथेन गैस, थर्ड होती है नाइट्रस ऑक्साइड, फोर्थ होती है आपकी CFCs जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, और आपके वाटर वेपर्स। ये सारी गैसेस अगर एनवायरनमेंट में बढ़ जाती हैं तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। तो जो आपका फर्स्ट ट्रीटी साइन किया गया था UNFCCC का, वो ग्रीन हाउस गैसेस के कंबशन को बंद करने के लिए था। बोला गया था कि इनको कम करिए, अगर ये कम नहीं करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा था हम सबको पता है, ग्लोबल वार्मिंग से हमारे क्या अफेक्ट पड़ रहा है, हमारा एनवायरनमेंट कितना डिग्रेड हो रहा है, उसको कम करने के लिए आपका ये मल्टीलेटरल ट्रीटी लाया गया, जिसको साइन करने के लिए बोला गया था। इसी UNFCCC की वजह से आगे जाके एक क्योटो प्रोटोकॉल आया था, पढ़ने वाले हैं हम, आने वाले लेक्चर के अंदर इसको पढ़ेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल आया था 1997 में, वो आया था। इसके अलावा एक पेरिस एग्रीमेंट आया था 2015 में। ये दोनों के दोनों ही ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर बात करती थी। ये हम आने वाली क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड आता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बेसिकली 3 चीज़ों के उससे आया था। क्या ये कह रहा था कि आप सबसे पहले तो क्या करिए, आप कंजर्व करिए। किसको कंजर्व करिए? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको अपने एनवायरनमेंट में दिख रही है उन्हें बचाइए। सेकंड बोला गया था अपने जो भी आपके रिसोर्सेज हैं आप उसको सस्टेनेबल वे में यूज़ करिए। ऐसा नहीं है कि आप उनको यूज़ करते जाइए और ख़त्म कर दीजिए, नहीं, ढंग से यूज़ करिए। और कहा गया था आपको फेयर शेयरिंग करनी है। ठीक है, किस चीज़ की फेयर शेयरिंग करनी है? जो भी रिसोर्सेज का बेनिफिट आ रहा है उसकी फेयर शेयरिंग करिए। ऐसा नहीं कि आप सारी शेयरिंग अपने आप पास रख लीजिए, बाकी किसी को कुछ ना मिले। तो इन 3 चीज़ों के बारे में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन में बोला गया था। इसके अलावा सेवरल मेजर इनिशिएटिव लिए गए थे आपके रियो कॉन्फ्रेंस में, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वो था। उसके अलावा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के ऊपर था। Negotiation began on a convention to combat desertification and for an agreement on highly migratory and standing fish stock। इन सब के बारे में भी बात की गई थी आपके इंटरनेशनल लॉ कॉन्फ्रेंस में, जो कि आपकी रियो कॉन्फ्रेंस रही थी। मूविंग फॉरवर्ड विद आवर 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जनरल असेंबली स्पेशल सेशन ऑन एनवायरनमेंट 1997। इसको हम अर्थ समिट +5 के नाम से जानते हैं। रीज़न, क्योंकि अगर आपको याद हो तो अर्थ समिट कब आया था? 1992 में। अर्थ समिट आया था 1997। 5 साल का गैप है, 5 ईयर का गैप है, तो अर्थ समिट +5, इसे हम अर्थ समिट +5 के नाम से इसलिए ही जानते हैं क्योंकि ये 5 साल का गैप बीच में आ रहा है। इसके अंदर हमने रिव्यू किया था एजेंडा 21 का। अगर आपको याद हो रियो कॉन्फ्रेंस में हमने एजेंडा 21 को बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो उसी को हमने रिव्यू किया था। न्यूयॉर्क में हुआ था 23 to 27 जून के बीच में। इसका मेन काम था कि जो भी अर्थ समिट, जो भी 1992 कॉन्फ्रेंस में हमने बातें करी थी, उसका कितना बेनिफिट हमें मिला है, हमने कितना उस चीज़ पे फॉलो किया है, कितना हम उस चीज़ का बेनिफिट ले पाए हैं, वो चीज़ों को रिव्यू करना था। इसके अलावा इसी में आपने इस प्रोग्राम ने फर्दर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21 के ऊपर मोहर लगा दी थी। इन्होंने कहा था कि अरे वापस अभी इतना अच्छा बेनिफिट नहीं दिख रहा है हमें, तो हम क्या करते हैं, एजेंडा 21 को और आने वाले 5 साल के लिए लगा देते हैं। इनका बेसिकली क्या काम था? इसका काम था आइडेंटिफाई कर रहा था ये किसको, गैप को, चैलेंजेस को, जो एजेंडा 21 ने फेस करी थी 5 साल में, और उनको कवर करके, उनको करेक्ट करके, उनको सही करके वापस से 5 साल के लिए लागू कर देना था। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कोशिश की गई थी यहाँ पे कि बेटर फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए
फाइनेंशियल सपोर्ट देने की कोशिश की गई थी डिफरेंट कंट्रीज़ को, सो दैट कि वो एजेंडा 21 को और बेटर तरीके से कर सके। नेक्स्ट आता है आपका 5th, जो होता है अर्थ वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002। अगर आप ध्यान दें तो 1992 से लेके 2002 तक कितने साल का गैप है? 10 ईयर का गैप है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रियो +10। प्लीज़ याद रखिएगा कि पिछले वाले का नाम अर्थ +5 था, इसका रियो +10 है। तो आपको ये अर्थ और रियो ऐसे ही याद करने, अपने हिसाब से आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। ये जोहान्सबर्ग में हुई थी कॉन्फ्रेंस। जोहान्सबर्ग कहाँ पे है? जोहान्सबर्ग है साउथ अफ्रीका में। ये जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका में कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसका मेन काम था एजेंडा 21। अगेन कहाँ से स्टार्ट हुआ था एजेंडा 21? 1992 से। उसको रिव्यू करना, अगर याद हो तो 1992 को रिव्यू किया गया था 1997 में, एंड 2002 में वापस से रिव्यू किया जा रहा है उस एजेंडा 21 को जो कि आपने 1992 में बात की थी। ठीक है, और यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात चल रही थी उसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि 2000 में आपकी कंट्री में मतलब वर्ल्ड वाइड में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को लॉन्च कर दिया गया था। आप पेपर 1 में एनवायरनमेंट में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो मैं यहाँ वो डील नहीं कर रही हूँ। लेकिन 2000 से लेकर 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को लॉन्च कर दिया गया था। तो इसका यहाँ पे काम था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे थे, अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नहीं आए हैं, अभी हम सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। उस चीज़ को थोड़ा सा पीछे से एक्सेलरेट कर दिया था कि अरे अब अच्छे से काम करना है, तो चलिए अभी यहाँ पे हमने 10 साल में इतना बेटर किया है, हमें और बेटर करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे इसके जो आउटकम थे वो 2 आउटकम थे, एक था जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एक था प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जो जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट था ये एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन था। ठीक है, ये पॉलिटिकल डिक्लेरेशन था, ये कोई भी लीगली बाइंडिंग नहीं था, नॉट लीगली बाइंडिंग। इसमें बेसिकली बोला गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करेंगे। इसके अलावा जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इरेज इट। बोला गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात करेंगे, इसके अलावा बात करेंगे पॉवर्टी को इरेडिकेट करो, भैया गरीबी हटाओ, गरीबी हटाने की ज़रूरत है, और ग्लोबल इक्विटी की बात की गई थी। बट अगेन नॉट लीगली बाइंडिंग। ज़रूरी नहीं है कि आप सबको मानना ही मानना है, जिसको मानना है मान लीजिए, जिसको नहीं मानना मत मानिए। उसके बाद आया था प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये भी नॉन बाइंडिंग था। एक एग्रीमेंट था, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जो कि बाइंडिंग नेचर का नहीं था। इसके अंदर स्पेसिफिकली 8 की एरियाज फाइंड आउट किए गए थे। आई एम गोना टेल यू, प्लीज़ नोट इट डाउन। जो 8 की एरियाज इसके अंदर बोले गए थे वो बोले गए थे पॉवर्टी इरेडिकेशन के बारे में, वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में, एनर्जी, हेल्थ, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। ठीक है, इसके अलावा 2 चीज़ें और जो इसमें बोली गई थी वो थी सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये 8 चीज़ों के बारे में प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आया था, जिसमें बोला गया था कि भैया बाइंडिंग नहीं है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, मानना चाहो तो मान लीजिए, नहीं मानना चाहो तो मत मानिए। कुछ स्पेसिफिक गोल्स हैं, कुछ स्पेसिफिक एक्शंस हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रैक्टिकली वे में आपको बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड करके अचीव करने में मदद करेंगी अगर आप मानते हैं तो। पर आपकी मर्जी है, बाइंडिंग नेचर का नहीं था ये। यहाँ तक क्लियर है? 5 इंटरनेशनल हमारी कॉन्फ्रेंसेज हो चुकी हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर 6th। अब बारी है MCQs की। जितनी ही इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हमने पढ़ी है उन्हीं के बेसिस पे ये 4 MCQs हैं। आप इनको पढ़िएगा और इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आने वाली वीडियो के अंदर जब ये सीरीज़ हम ख़त्म कर देंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के एनवायरनमेंट लॉ के MCQs हैं, हम उनकी एक समराइज्ड वीडियो बना के लाने वाले हैं जो आपको एक समराइज्ड पूरा ओवरव्यू दे देगी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुके हैं एनवायरनमेंट लॉ के। इसके अलावा आपको बाकी सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज आने वाले पार्ट 2 में मिलेंगी। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।